नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बागेश्वर उपचुनाव से पहले आज बड़ा घटनाक्रम हुआ है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रंजीत दास ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रंजीत दास ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और देहरादून बीजेपी ऑफिस में रंजीत ने बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होते ही रंजीत दास ने कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में टिकट के लिए पैसा वाला उम्मीदवार ही कांग्रेस ढूंढ रही है और न वहां पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान है और न ही जनता का। रंजीत दास ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को पसंद करते हैं और इसलिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। बागेश्वर उपचुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। शनिवार को पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रंजीत दास बीजेपी में शामिल तो हो गए, तो रविवार को पिछले चुनाव में आप के उम्मीदवार बसंत कुमार कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस रंजीत दास ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बागेश्वर से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, वो 5 सितंबर को होने जा रहे उपचुनाव से ठीक पहले शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। 20,000 वोट पाने वाले रंजीत दास ने पार्टी छोड़ने के साथ ही कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई, तो बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर में एक तरफा जीत का ऐलान कर डाला। बागेश्वर सुरक्षित सीट में उपचुनाव धामी सरकार में मंत्री रहे चंदन रामदास के निधन के बाद हो रहे हैं। चंदन रामदास ने 12,000 वोटों के अंतर से पिछला चुनाव जीता था। जो जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसको इसलिए टिकट दिया जा रहा है कि वो अच्छा खासा पैसा खर्च करेगा चुनाव में, इसलिए उसको दिया जा रहा है। और हमारे पास पैसा नहीं है तो इसलिए आपको पीछे किया जा रहा है कि चलो आपके पास पैसा नहीं है, पैसे वाले को तो थोड़ा बहुत पैसा लगाएगा, उपचुनाव है इसलिए। कांग्रेस सूत्रों की माने तो बीजेपी में शामिल हुए रंजीत दास इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी का दिल आया है आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके बसंत कुमार पर, जो 16,000 वोट लाए थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उनके नेता को तोड़ने की खबर से सन्न है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। बहुत लोग कल ज्वाइन करेंगे, केवल बसंत कुमार ही नहीं और लोग भी हैं जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं कांग्रेस में, और ठीक ठाक लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं। और सबका लक्ष्य एक ही है कि हम कॉमन एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव कराना चाहते हैं। कि कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस अपनी कमी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ने की बात कर रही है। बागेश्वर उपचुनाव के भी साथ बीजेपी अपने पक्ष में मानकर चल रही है, वहीं कांग्रेस के लिए उपचुनाव दूरगामी राजनीति तय करेगा। साथ ही क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद अपनी पार्टी को कांग्रेस के पाले में यूं ही खिसकता देख पाएंगे, ये सवाल लाख टके का है। सुष्मिता और भारती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए सीएम कैंप ऑफिस में सम्मानित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लोकनायक नाम की पुस्तक का भी विमोचन उन्होंने किया। इसमें मातृभाषा में 13वीं शताब्दी से लेकर 1962 तक के वीरों और सेना के जवानों के साथ ही 12 लोक नायकों के दस्तावेज शामिल हैं। सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। खराब मौसम के बाद भी सुपरस्टार रजनीकांत बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इससे पहले उन्होंने बद्रीनाथ यात्रा रूट पर स्थित सभी मठ मंदिरों के दर्शन भी किए। रजनीकांत ने स्वर्ण आरती और सायंकालीन पूजा में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबूदरी से भी मुलाकात की। रजनीकांत ने कहा कि मैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर अभिभूत हो गया। टिहरी का एक युवक साउथ अफ्रीका में फंस गया है और परिजनों ने सरकार से युवक को घर वापस लाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि घनसाली के चकरेड़ा गांव का राकेश लाल 23 जुलाई को एक कंपनी के मालिक ने साउथ अफ्रीका के टोगोलीस बुलाया था, जहां पहुंचने पर मालिक ने युवक का पासपोर्ट छीन लिया।
युवक ने अपने घर पर फोन करके अपनी आपबीती सुनाई। युवक के घर में बूढ़ी मां, पत्नी और 5 बच्चे हैं। परिजनों का कहना है कि मालिक द्वारा उसे मारा पीटा जा रहा है और 18 घंटे काम कराया जाता है और अब मालिक द्वारा उसे छोड़ने के लिए 2.5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। वहीं मामले में घनसाली विधायक ने युवक को सकुशल घर वापस लाने के लिए सीएम धामी को भी लेटर लिखा है। आज बेटा मीठी मीठी बात करें ते ना। हाँ। मेरे छुआरे बोला यार बुरी तरह से मान होते। हाँ। मदद कर रहा भाई साहब, तीन मदद करे, मेरे बच्चे मदद करा। 5 नाते नातन मेरे की। देहरादून में साइबर फ्रॉड का एक नया मामला सामने आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 6.5 लाख की ठगी कर ली गई। उत्तराखंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा यह पहला मामला दर्ज किया गया है। मामले की शिकायत पर वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक बल्लीवाला के कालिंदी एन्क्लेव की रहने वाली रुक्मणी वासन का कहना है कि उनके पास एक कॉल आया और कॉल करने वाले ने बताया कि आपके बेटे ने एक एक्सीडेंट किया है, जिसमें विश्वास में लेकर डर दिखाते हुए अलग अलग माध्यमों से रकम ऐंठ ली गई है और उनके बेटे से भी बात करवाई, लेकिन बाद में पता चला कि फर्जी कॉल करके पैसा लिया गया है। उनके पास एक फोन कॉल आई थी फ्रॉड स्टोर से, जिसमें कि उसके द्वारा ये बताया गया था कि उनके बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद कतिपय नंबरों से उनको जो है ग्रुप व्हाट्सएप कॉल में जोड़ते हुए उनके बेटे की आवाज में बात भी करवाई गई थी, जिसके बाद सेटलमेंट के नाम पर उनसे लगभग 6.5 लाख रुपए ले लिए गए हैं। इसके संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा में नौकरी लगाने के नाम पर समय समय पर ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो अलग है। सीएम ऑफिस से जुड़े प्रकाश चंद्र उपाध्याय पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों ठग लिए। पिछले 3 सालों में उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा से जुड़े 15 ऐसे अलग अलग ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जहां या तो नौकरी लगवाने का झांसा दिया गया या फिर कुछ काम करवाने का। ऐसा एक नया मामला सामने आया है जिसका शिकार खुद एक बीजेपी का नेता हो गया। पंजाब बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के मेंबर और कारोबारी संजीव कुमार का आरोप है कि सीएम स्टाफ में रहे प्रकाश चंद्र उपाध्याय, उनकी पत्नी और 3 अन्य लोगों ने उनसे 3 करोड़ से ज्यादा रकम अलग अलग खातों में डलवा ली। संजीव का आरोप है कि उसको सरकारी अस्पतालों में दवाई का ठेका दिलाने के नाम पर फुसलाया गया और काम न होने की सूरत में जब वो अपना पैसा वापस मांगने लगा तो कुछ नहीं मिला, उल्टा उन पर ही केस दर्ज कराने की धमकी दी गई। 3-4 चक्कर लगाए, कभी मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया इन्होंने, एक दो बार विधानसभा में बुलाया, विधानसभा भवन है जो, और 2-3 बार इन्होंने अपना सचिवालय में बुलाया। तो 3.5 करोड़ के करीब इन्होंने हमसे सरकारी फीस के नाम से लिया है कि सरकारी फीस होती है यहाँ पे। तो हम लोग बाहर के हैं तो हमें पता नहीं था, तो हमने इकट्ठे नहीं दिए पैसे, धीरे धीरे मतलब मई में शुरू हुआ तो ये दिसंबर तक हमसे पैसे लेते रहे। सूत्रों का कहना है कि ठगी का ये मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने एसएसपी को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और फिर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी उपाध्याय कुछ समय पहले ही वीआरएस ले चुका है। कि जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें कि ऑफलाइन टेंडर के नाम पर जो है कुछ लोगों द्वारा उनसे और उनके सहयोगियों से लगभग 3.5 करोड़ के पैसों की ठगी कर ली गई है। इसके संबंध में अब विवेचना प्रचलित है, जिसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजीव कुमार के प्रकरण से सचिवालय में मिडिलमैन, भ्रष्ट कर्मचारियों और ठेकेदारों के नेक्सस का मामला फिर उछला है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सीएम धामी के गले रुक के बाद सचिवालय की हर एंट्री पर नजर रहेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। बारिश के मौसम के बीच सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। सरकार की अपील है कि लोग नदियों से दूर रहें, लेकिन इसके बावजूद लोग नदियों के किनारे जाने से बाज नहीं आ रहे। नैनीताल जिले में शनिवार, रविवार और सोमवार के लिए रेड अलर्ट है, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए कुछ लोग हल्द्वानी की गौला नदी किनारे पहुंच गए, जो न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गए। साफ है कि लोगों को किसी अलर्ट से मतलब नहीं है।
इसमें बार बार अनाउंस कराया गया और इवन हम लोगों ने कुछ लोगों की चालानी कार्रवाई भी की है जो अनावश्यक सेल्फी के लिए ऐसे नालों के पास या नदी के पास जा रहे हैं। उसके बाद भी कुछ युवक ऐसी जगह पर जहां पुलिस की प्रेजेंस नहीं रहती है अनावश्यक रूप से जा करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि उनके परिवार और आपका सामाजिक संगठनों से भी उम्मीद करते हैं कि इस बारे में लोगों को जागरूक करें। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच भारी भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से एक बार फिर से पौड़ी कोटद्वार हाईवे बंद हो गया। दुर्गा देवी के पास भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई। 4 दिन पहले बादल फटने से नेशनल हाईवे 3 दिनों तक बंद था जिसे कल ही दिन में खोला गया था, लेकिन अब फिर से बारिश के चलते सड़क बंद हो गई है। ऐसे में यात्री जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर है। आम छोटू तक बिल्कुल परेशान हो गई है, बहुत तकड़ी, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता खुला नहीं है। बीच में कई जगह में रपटा आ गए या पत्थर आ गए या मतलब जगह जगह रोड है, कीचड़ हो रखा है। ऊपर एक जगह में तो बहुत ही खतरनाक हो रखा है, पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। इतना खतरनाक हो रखा है कि 7-7 पत्थर में मौत के मुंह पे निकलने वाली बात हो रखी है। बहुत स्थिति खराब है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे भूस्खलन से बार बार बंद हो रहा है जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कत भी हो रही है। वहीं केदारनाथ विधायक शीला रानी ने बार बार हो रहे लैंडस्लाइड और भूधसाव के लिए निर्माणदायी संस्था को जिम्मेदार ठहराया है। शीला रानी का कहना है कि सड़क का चौड़ीकरण तो किया गया लेकिन सड़क के दोनों ओर साइड ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इसकी वजह से बार बार भूस्खलन हो रहा है। कटिंग तो करी लेकिन उसके बाद दीवार लगाने में अभी बहुत देर हो रही है, तो इस पर भी हम चाहते हैं कि जो है अब होता ही है जब सड़क कटती है तो उसमें पिछली बार तो नहीं हुआ इतना जितना इस बार हो रहा है। छोटी छोटी पहाड़ियां दरक रही हैं। जोशीमठ के सुनील वार्ड और पगनऊ गांव का स्थानीय प्रशासन ने निरीक्षण किया। इन दोनों ही जगहों पर लगातार भूस्खलन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। वहीं पगनऊ गांव में प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर टेंट लगाकर ठहराने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही सुनील गांव के लोगों को पास के निजी होटलों में ठहराने की तैयारी प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं दोनों ही जगह पर हो रहे भूस्खलन की जांच भी भूगर्भ टीम के द्वारा की गई है। उत्तरकाशी में इस बार बरसात से सड़क, नहरें, पेयजल लाइनों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कई गांवों के रास्ते भी बारिश से ध्वस्त हुए हैं। इसके चलते ग्रामीणों, स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गंगोत्री विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही हालात सामान्य करने के लिए काम किया जाएगा और वो इस मुआवजे के बारे में मुख्यमंत्री से भी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्रांति के दौर में भी संचार सेवा से महरूम सैकड़ों गांवों में जल्द ही मोबाइल की घंटी बजेगी। पिथौरागढ़ में चीन और नेपाल बॉर्डर पर 74 मोबाइल टावर लगाने को हरी झंडी मिल गई है। पिथौरागढ़ के धारचूला और मुंसियारी तहसील में आज भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां संचार का कोई जरिया मौजूद नहीं है। इन गांवों में आजादी के 7 दशक बाद भी ना तो फोन के तार पहुंच पाए और ना ही मोबाइल टावर खड़े हो पाए। मोबाइल सर्विस नहीं होने से ये दुर्गम इलाके दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। हालात तो ये है कि नेपाल बॉर्डर पर बसे लोग नेपाली सिम के जरिए दुनिया से जुड़े रहते हैं, जिससे यहाँ भारतीय राजस्व को चूना लगता है। वहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो चीन और नेपाल से जुड़ा जो सीमा है, उस सीमा के कम से कम आपका 30-35% जो गांव है आज भी आपका संचार सुविधा से आपका वंचित है। और इन गांवों में जो माइग्रेशन के जो गांव जो चीन के बहुत नज़दीक के गांव हैं, उन गांवों में सरकार ने सैटेलाइट फ़ोन भी दिया था। पहले उन फ़ोनों का रेट ज़्यादा था बात करने के लिए। दशकों के इंतजार के बाद बॉर्डर इलाकों को मोबाइल से जोड़ने का प्लान अब धरातल पर उतर रहा है। बीएसएनएल इन इलाकों में 74 मोबाइल टावर लगाने जा रहा है। टावर लगाने के लिए लैंड ट्रांसफर कर दी गई है। यही नहीं, कई जगहों पर टावर लगाने का काम भी शुरू हो गया है। दुर्गम गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी होने पर हजारों की आबादी को सीधा फायदा होगा। 74 जगह आइडेंटिफाई की है जो शैडो एरिया है जहाँ पे बीएसएनएल के टावर लगाए जा रहे हैं और 74 जो एरिया है उसमें अधिकांश जगह लैंड ट्रांसफर हो चुका है और उन्होंने विद्युत कनेक्शन के लिए भी यूपीसीएल को लिखा है।
चीन और नेपाल से सटे इलाकों में मोबाइल सर्विस शुरू होने के कई फायदे हैं। इससे जहां लोगों की नेपाली मोबाइल सर्विस पर निर्भरता खत्म होगी, वहीं बॉर्डर में तैनात सुरक्षा बलों को भी राहत मिलेगी। यही नहीं, नेपाली सिम यूज करने से जो रेवेन्यू का नुकसान भारत को होता है, उस पर भी लगाम लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।